हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जंगल की आवाज़ में। यह नेचुरलिस्ट फाउंडेशन द्वारा एक साप्ताहिक पॉडकास्ट पहल है। इस पॉडकास्ट के साथ हम आपको वन्यजीव संरक्षण, वैज्ञानिक रिसर्च और सरकारी पर्यावरण नीतियों के करीब लाएंगे। मैं हूँ तृप्तिपाल। मैं हूँ चाहत यादव। और मैं अंजलि त्रिपाठी। आज हम जंगल की आवाज भाग 1 में पहले जाएंगे उत्तर भारत में, जहां हम बात करेंगे दिबांग घाटी के कंजर्वेशन पे आई संकट पर। फिर हम देखेंगे कैसे उत्तर भारत अभी भी हमें नई खोज से चौंका रहा है। आखिर में हम देखेंगे कि हमारे वन जीव यह लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं। तो देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के बारे में। दिबांग घाटी यह अपने आप में ही एक छिपी हुई रहस्यों के साथ एक जगह है। यहाँ बहुत से अद्भुत लैंडस्केप्स और अज्ञात अन्य के प्रजातियां हैं। अद्भुत जानवरों के साथ पहाड़ों की जीवन शैली के बाद शांतिपूर्ण लोग हैं जो वन नदियों के बायोडाइवर्सिटी के साथ अपनी लाइफस्टाइल जीते हैं। इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी के बायोडाइवर्सिटी वाले जंगलों में 2,70,000 से अधिक पुराने पेड़ों को गिराया जाएगा। ये जो रीजन है ये दुनिया के सबसे रिचेस्ट बायोजोग्राफिकल एरियाज में से एक है। आपको भी पता होगा ईस्टर्न हिमालयस एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है और यहाँ पर 3 तरह के जोग्राफिक जोन हैं। उन रीजन्स का यहाँ पर एक संगम देखने को मिलता है। पहली आर्टिक, क्योंकि आर्टिक टाइप का फ्लोरा एंड फौना मिलता है ऊंचे पहाड़ों पर। उसके बाद है इंडो चाइनीज और इंडो मलायन बायोजोग्राफिक रीजन्स जो इन सबके जंक्शन पे स्थित है। दर्ज किए गए WII स्टडी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट एरिया में 413 पेड़ पौधे, 160 तितलियां, 113 स्पाइडर्स, 14 एम्फीबियंस, 31 रेप्टाइल्स, 230 से अधिक बर्ड्स और 21 मैमेनियन स्पीशीज पाए गए हैं। दिबांग घाटी 36 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी वाले हॉटस्पॉट में से एक है और असंख्य एंडेंजर्ड स्पीशीज का घर है जो भारतीय कानून के तहत संरक्षित है। ये जंगल कई वन्य जीवों की प्रजातियों का समर्थन करते हैं, जैसे कि क्लाउडेड लेपर्ड, टाइगर, मकाक, हिरण, भालू, साथ ही और भी कई एंडेमिक और थ्रेटेन वाले पक्षी। दर्ज किए गए स्टडी में कैमरा ट्रैपिंग के द्वारा इस प्रोजेक्ट एरिया में एक भी टाइगर पाया नहीं गया है, जबकि दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिकॉर्ड के हिसाब से 10 किलोमीटर के भीतर ही टाइगर्स पाए गए हैं। यानी कुल मिलाकर दिबांग घाटी के लोकेशन में कुल 12 टाइगर्स और 8 क्लाउडेड लेपर्ड्स पाया गया है और कम से कम 680 पक्षी प्रजातियां, जो भारत में दर्ज कुल पक्षियों का लगभग 50% से अधिक है, इस क्षेत्र में पाई जाती है। पक्षियों का सर्वे प्रजनन काल के बाहर किया गया और मुख्य बात यह है कि यह सर्वे सिर्फ 4 महीनों में की गई। यहाँ बहुत से एंडेमिक और रेंज रेस्ट्रिक्टेड पक्षियों की प्रजातियां पाई गई हैं। इसके अलावा लकड़ी के बने घोंसले के बक्से, जैसा कि रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, पक्षियों के लिए उपलब्ध किया जाएंगे। लेकिन अरुणाचल जैसे जगहों पर बारिश के साथ यह संभव नहीं है। यह बक्से 2 वर्षों के बाद ही सड़ जाएंगे। घोंसले के बक्से को अक्सर पक्षियों द्वारा स्वीकार किए जाने और उपयोग करने में लंबा समय लग जाता है। ग्रेट हॉर्नबिल एक पक्षी जिसकी जनसंख्या असुरक्षित यानी वनरेबल है, वो भी इस प्रोजेक्ट एरिया में पाई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यहाँ सिर्फ 11 ओडोनिट यानी ड्रैगन फ्लाइज की प्रजातियां पाई जाती है। यह एक चौंकाने वाली कम संख्या है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि स्थानीय रूप से पाई जाने वाली पाहु कहलाने वाले बुको प्रजाति का रिकॉर्ड करने में भी ये विफल रहे हैं। दिबांग घाटी को विश्व स्तर पर अपनी समृद्ध बायोडाइवर्सिटी के लिए मान्यता प्राप्त है, जिसे पीढ़ियों से स्वदेशी इडुमिश्मी समुदाय द्वारा संरक्षित और प्रबंधित किया जाता है। यह प्रोजेक्ट एरिया इडुमिश्मी समुदाय की मातृभूमि है और इनकी जनसंख्या 1 किलोमीटर प्रति वर्ग का है और इनकी आबादी सिर्फ 8,000 है। अब इस जगह पर निर्माण चरण के दौरान 12,000 से ज्यादा प्रवासी या मजदूरों को लाया जाएगा। जाहिर सी बात है, इनके ट्रेडिशन, इनके कल्चर, इनकी लाइवलीहुड को हानि पहुंचेगी।
ये जो इलुमिश्मी समुदाय के लोग हैं, ये अपना गुजारा खेती और जंगलों से पाई गई चीजों से करते हैं और इन्हें इस एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने की आदत भी है, जबकि ये 12,000 बाहर से आने वाले प्रवासियों को नहीं। कुल मिलाकर दोनों ग्रुप्स यानी दोनों समुदाय के लोगों को कठिन होगा इस जगह पर अपना जीवन संघर्ष करना अगर ये प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिलती है तो। इस घाटी में कई तरह के खतरों की संभावना है, जैसे कि भूकंप के खतरे, क्योंकि ये जो एरिया है, ये जो जोन है, एक्टिव अर्थक्वेक जोन माना गया है। ग्लेशियर्स के खतरे, इस इटालियन बांध के ऊपर के पहाड़ों पर 300 ग्लेशियर्स और 350 ग्लेशियर लेक्स है जो नदियों को खिलाती है। बाढ़, लैंडस्लाइड आदि इन सब के रिस्क हमेशा बना रहता है। अनेक प्रजाति से समृद्ध ट्रॉपिकल वन पृथ्वी पर सबसे जटिल इकोसिस्टम है। प्राकृतिक इकोसिस्टम एक जगह से दूसरे जगह पर डिफर होते हैं। एक बार नष्ट हो जाने के बाद वे हमेशा के लिए चले जाते हैं। उन्हें वापस उसी जगह पर लाने के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो जैसे तृप्ति ने आपको दिबांग घाटी के बारे में बताया, जो कि उत्तर भारत में स्थित है, और उत्तर भारत हमें कभी निराश नहीं करता। अभी भी कई नई और रहस्यमय जीव की खोज हो रही है। तो आज मैं आपको उसी के बारे में बताना चाहूंगी। हमारे उत्तर भारत में कुछ इलाकों में हमें 3 नई प्रजाति के मेंढक मिले हैं, जिन्हें हम हॉर्न फ्रॉग्स कहते हैं। यही प्रजाति के अलग स्पीशीज हमें 2018 में भी मिले थे। यह हमें मणिपुर और नागालैंड इलाकों से मिले हैं। तो आपका प्रश्न यह होगा कि इन्हें हॉर्न फ्रॉग्स क्यों कहते हैं? इनकी आंखों की पलक बहुत जाड़ी होने के कारण एक हॉर्न जैसा प्रोजेक्शन आता है, जिसकी वजह से ये पत्तों जैसे दिखते हैं और एक इलाके में घुल मिल से जाते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम इनका नामकरण पे बात करेंगे, जिसे हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। इनमें हम 2 चीजों पर मुख्य बात करते हैं, जो है उनका जीनस और स्पीशीज। जहाँ जीनस सरनेम जैसा काम करता है, वही स्पीशीज नाम जैसा। इनका नाम रखते वक्त हम उनका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यानी वो कैसे दिखते हैं, उनका डिस्टिंग्विशिंग पिक्चर, वो एक दूसरे से कैसे अलग है, और उनका जेनेटिक मैप देखते हैं। तो हमें ये 3 फ्रॉग मिले हैं, वह भी एक दूसरे से ऐसे ही छोटी छोटी चीजों से अलग होते हैं। जैसे कि हमारा रिच फॉर्मेशन, उसके लेंथ और साइज पे यह तीनों फ्रॉग अलग हो जाते हैं, और इनमें से सबसे छोटा हो जाता है जुको वैली हॉर्न फ्रॉग। तो अब मैं आपको इनके नाम बता दूं। मेघोरिस जुको, मेघोरिस अवो और मेघोरिस नुंगैंग। जहाँ मेघोरिस जुको उस जगह का नाम है जहाँ से वह पाया गया है। फिर मेघोरिस अवो, अबू यानी मेंढक, जो कि पोचुरी भाषा में कहते हैं। मेघोरिस नुंगैंग यानी फॉरेस्ट स्पिरिट, जो हम मणिपुर के रोमनी भाषा में कहते हैं। तो ऐसे ही इनका हम कॉमन नेम भी रखते हैं, जो वहाँ के स्थित लोगों को बुलाने में आसान हो। जैसे हमारे मेघोरिस जुको को हम जुको वैली हॉर्न फ्रॉग कहते हैं, जो वहाँ पे उस जगह का नाम है, और मेघोरिस अबो को हम नागा हॉर्न फ्रॉग कहते हैं। मेघोरिस नुंगैंग को हम तमलैंग हॉर्न फ्रॉग कहते हैं। इसी तरह हम वहाँ के स्थित भाषा और जगह पे उनका नाम रखते हैं, ताकि वहाँ के लोग उससे अपना समझे और उसके संरक्षण पे काम करें। जहाँ मेघोरिस जुको को एंडेंजर्ड कहा जा रहा है, यानी उसकी संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि जिस जगह पे वह पाया जाता है वो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और वहाँ कई लोग आते हैं, जिस वजह से उसे नुकसान पहुँचता है, जो कि नागालैंड में स्थित है। हमारा एक प्रश्न ये भी है कि मेंढक को क्यों बचाना चाहिए। मेंढक को बचाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जहाँ मेंढक शिकार करने के लिए जाने जाते हैं, वहीं शिकार होने के लिए भी वह बड़े पशु पक्षी का शिकार बन जाते हैं, और छोटे जीव जंतु को खाकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं।
हमारे वैज्ञानिक ऐसे ही नए और रहस्यमय जीव ढूंढते रहेंगे। और हमारा काम क्या रहेगा? हमारा काम इनके संरक्षण पर काम करना और इन्हें खत्म ना होने देना, यह हमारा काम होगा। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, दिबांग घाटी और ऐसे कई सारी जगह है इस देश में जो रहस्यमय है। पर देश में सिर्फ ऐसी ही बुरी खबरें नहीं हैं। निश्चित रूप से यह एक बहुत गंभीर बात है, परंतु देश में छुप छुप कर साये में और भी ऐसी घटनाएं हो रही है जो बहुत चिंताजनक है। यह घटनाएं सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि दुनिया के हर देश को सता रहा है, खासकर दक्षिण अफ्रीका। अब 11 मई की बात है। 11 मई को चंडी मंदिर पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज किया गया। ये एफआईआर कुछ अज्ञात अवैध शिकारियों के खिलाफ था। इन शिकारियों ने पशु जाल बिछाए थे। इस पशु जाल में एक बेचारे तेंदुए का पैर फंस गया। कैसे तैसे करके वन विभाग अधिकारियों ने इस तेंदुए को रेस्क्यू किया और यह तेंदुआ 15 फीट गहरी टंकी में फंस गया था। उसको रेस्क्यू करने के बाद ही उसे पीपली चिड़ियाघर में रखा था उसकी देखभाल के लिए, पर दुर्भाग्यवश कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। फिर उसके एक दिन पहले 10 मई 2020 को पुलिस ने कोंकण में से 22 किलो पेंगोलिन शल्क और नाखून बरामद किए। यह छानबीन दापोली में करांजली गांव में की गई। रेंज वन अधिकारी यानी कि रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर वैभव पोरते ने कहा कि वन विभाग के टीम लीडर ने कल्पेश तुकाराम नामक व्यक्ति के घर में छानबीन की और इनके घर से सिर्फ पेंगोलिन के शल्क और नाखून ही नहीं बल्कि एक कछुए का खोल और एक जंगली खरगोश भी बरामद किया गया। फिर उसी दिन की बात है, काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ पर 13 महीनों में पहली बार एक गेंडे का शिकार हुआ। नेशनल पार्क के अधिकारियों को शाम के 5:30 बजे के आसपास एक नर गेंडे का शव मिला। यह शव दुआमेरी बील में मिला जो कि नेशनल पार्क के आसपास है। इस शव का सींग गायब था और यही नहीं, इस शव के आसपास 8 खाली बंदूक के कारतूस भी मिले। यह बंदूक के कारतूस माना जा रहा है AK-47 नामक बंदूक का है। फिर 4 मई 2020 को ओरछा वन्यजीवीय परिविहार यानी कि ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे एक दर्दनाक खबर आई। ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि ओरछा वन्यजीवीय परिविहार में एक मगरमच्छ की मौत हो गई। मौत का कारण मछली बमबारी। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मछली बमबारी क्या है। हमने बमबारी सुना होगा, बट मछली बमबारी, दरअसल मछली बमबारी में अवैध शिकारी डायनामाइट जैसे विस्फोटक यानी कि एक्सप्लोजिव्स इस्तेमाल करते हैं। इन डायनामाइट्स को वो नदी में या किसी भी झील तालाब में जलाने के बाद फेंक देते हैं। कुछ ही देर बाद एक विस्फोट होता है और इस विस्फोट में मछलियाँ बाहर आ जाती है। अगर मछली उस विस्फोटक या डायनामाइट के पास होती है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वरना वो सिर्फ बाहर उछल के आ जाती है। तो इसी मछली बमबारी में एक मगरमच्छ की मौत हो गई। यह मछली बमबारी का कारण बताया जा रहा है खाने की कमी, जो कि आसपास के लोगों को महसूस हो रही है इस लॉकडाउन के दौरान। इसका मतलब यह नहीं कि इन घटनाओं को रोका नहीं जा रहा। अक्सर पर्यटक और आसपास के लोग आम दिनों में अपनी आंखें और कान खुले रखते हैं, जो कि वन विभाग अधिकारियों की बहुत मदद करता है। पर इस लॉकडाउन के दौरान उनका काम बढ़ चुका है, परंतु वह फिर भी पूरी जोर शोर से काम कर रहे हैं। जैसे कि 6 मई 2020 को वेलायनी तालाब, जो कि तिरुवनंतपुरम में है, वहाँ से अवैध शिकार की शिकायतें आ रही थी। यह शिकायतें कलियूर पंचायत की ओर से आ रही थी। वेलायनी तालाब में आते जाते किसानों ने और प्रकृति प्रेमी जैसे हम और आप, इन्हें कई दिनों से पशुजाल मिल रहे थे। यह पशुजाल दरअसल वहाँ पे आने वाले माइग्रेटरी पक्षियों के लिए रखा गया था। यह घटना राज्य जैव विविधता मंडल के अध्यक्ष SC जोशी तक पहुंची। जैसे ही उन तक यह बात पहुंची, उन्होंने कहा कि वह इस मामले को गंभीरता से ले गए। कुछ ही दिनों में
वन विभाग, पुलिस और राज्य वाहन विभाग यानी कि स्टेट व्हीकल डिपार्टमेंट, ये तीनों विभाग उन अवैध शिकारियों की खोज में जुट गए। अफसोस, अब तक कोई पकड़ा गया नहीं। फिर 2 मई 2020 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिकार यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसके निरीक्षक प्रमुख NS मुरली ने बंदीपुर बाघ रिजर्व को सूचित किया कि रिजर्व के आसपास अवैध शिकारी मौजूद है। जैसी ही ये बात क्षेत्र निदेशक टी बालाचंद्र को पता चली, उन्होंने अपने अधिकारियों को सूचित कर दिया और उन्हें हाई अलर्ट पर रहने को कहा। यह बात मिलने पर कुछ ही हफ्तों में टी बालाचंद्र और उनके अधिकारियों ने अवैध शिकारियों की 6 टोली पकड़ी। इस महामारी के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी और पीड़ा एक ऐसे प्राणी को हो रही है जिसके बारे में मेरी को स्पीकर अंजलि बताएगी। तो मैं मेरा कथन इससे शुरू करूंगी। हम सबसे ज्यादा उसी से डरते हैं जिसे हम सबसे कम समझते हैं। आज मैं आपको एक रहस्यमय और नाकाबिल समझने जाने वाले मैमल की बात करने वाली हूँ, जो एक चिन्ह है डर और अंधेरे का, और उनकी कहानियाँ अंधविश्वास और गलत धारणाओं से भरी हुई हैं। और यह मैमल उड़ता भी है। हाँ, आपने सही समझा है, मैं चमगादड़ की बात कर रही हूँ। आश्चर्य की बात यह है कि करीब 20% बैट्स हैं हमारे पूरे मैमल्स में से। करीब 1400 बैट की स्पीशीज पाई जाती है पूरे दुनिया भर में, पर करीब 1/3 स्पीशीज ही IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इन्होंने कंसिडर किया है, और जिसमें से आधे थ्रेटेंड हैं या तो किसी के बारे में ज़्यादा डेटा ही अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से उनका पॉपुलेशन कम होते जा रहा है। हमारे इंडिया में भी डाइवर्स है इनका पॉपुलेशन। करीब 128 स्पीशीज के बैट मिलते हैं इंडिया में। कुल 9 फैमिली है जो मेघालय में मिलती है, और सिर्फ 2 ही हैं जिन्हें हमने प्रोटेक्ट किया है। वैसे ही नेपाल में 30 स्पीशीज है जो कि अनप्रोटेक्टेड है, और सिर्फ 2 है जो प्रोटेक्ट की गई हैं। सेम पाकिस्तान के लिए भी है। तो हम गवर्नमेंट से यह कहना चाहते हैं कि धारणाएं लाए और यह बैट्स को प्रोटेक्ट करें। आगे बढ़ते हुए इन बैट्स पे आए हुए खतरों के बारे में मैं बताऊंगी, जो कि यह कोविड-19 के पीरियड से आया है। हमारे भारत में जगह जगह इन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जैसे कि राजस्थान में स्थित लोहरगल में, वहां पर बैट्स को मारा जा रहा है, उनके बच्चों को भी मारा जा रहा है, और उनके बाहर निकलने का स्थान बंद कर दिया जा रहा है। वैसे ही चूरू डिस्ट्रिक्ट में जो चमगादड़ मीटिंग करके इकट्ठा हुए हैं, उन्हें भी मारा गया है। और कर्नाटका में वाइल्ड लाइफ के लिए काम करने वाले लोगों को कॉल करके ये बोला जा रहा है कि वह आए और जिस झाड़ पर चमगादड़ पाए जाते हैं उसे काट कर लेकर जाएं और कट कर दें। क्या यह सही बात है? नहीं। हम मानते हैं कि इस समय हमें बहुत सारी गलत बातें पता चल रही है, पर यह हमारा काम है कि हम सही कथन के बारे में खोज करें। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि करीब 64 साइंटिस्ट ने 6 साउथ एशियन कंट्री में यह प्रूव किया है कि कोरोना वायरस बैट से नहीं फैलता। हाँ, वह बैट से नहीं फैलता। और हर मैमल में अलग अलग तरीके के स्ट्रेन मिलते हैं वायरस के, इंक्लूडिंग कोरोना वायरस, पर वह सब SARS-CoV-2 के नहीं हैं। हॉर्शू नामक बैट जो चाइना में पॉजिटिव पाया गया था कोरोना वायरस के लिए, उसमें भी हमें SARS-CoV-1 स्ट्रेन मिला है, जो कि बहुत अलग है SARS-CoV-2 से। करीब 30-40 साल से हमें यह वायरस मिला है, बट इसने कभी भी मनुष्य को तकलीफ देना नहीं चाहा और नहीं दिया है। आपको यह भी पता रहना चाहिए कि जब हम बात करते हैं ओपन मार्केट की, जहाँ बहुत जानवर रखे जाते हैं और वहाँ से फैला होगा, ऐसा लोगों का मानना है।
जिस वजह से वायरस को नया होस्ट मिला और वह फैलते गया। और सबसे पहला केस भी जो हमें मिला था वह भी वेट ओपन मार्केट से ही था। और हम जो जानवर को बंद करके रखते हैं उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से दूर रखते हैं, उसी वजह से यह बढ़ते जा रहा है। कारण तो यह है कि हम जब उनका निवास स्थान तोड़ रहे हैं, उन्हें स्ट्रेस दे रहे हैं और वाइल्ड लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, हम बहुत सारे बैरियर तोड़कर अपने आप के लिए ही संकट मोल ले रहे हैं। आपको यह भी बताऊं मैं कि यह वेट मार्केट के वजह से बहुत सारे नुकसान भी हुए हैं। और जो हमारे बैट रिसर्च कम्युनिटी है वह बहुत समय से बैट के बारे में पढ़ रहे हैं और कैसे बैट हमारे ह्यूमन वेलफेयर और हमारी इकोसिस्टम के लिए सालों से काम कर रहे हैं, उसके बारे में भी वह बताते हैं। तो साउथ एशियन कंट्री में जो मेन पॉलिनेटर्स है, यानी जिसके वजह से हमें फ्रूट मिलता है, वह भी बैट्स हैं। झाड़ जैसे कि महुआ, कपोक, इंडियन ट्रम्पेट फ्लावर, च्यूरी, ऐसे कई झाड़ों के लिए हमारा बैट ही काम करता है, जिसके वजह से उसकी उत्पादन होती है और हमें फ्रूट्स मिलते हैं। वैसे ही इंडिया में मैंग्रोव्स के लिए पॉलिनेट करने का काम भी बैट करते हैं। बैट्स जो इंसेक्टिवरस है, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं यानी कीड़े मकोड़ों को, वह पेस्ट कंट्रोल का भी काम करते हैं बहुत सारी जगह, जैसे कि राइस और टी प्लांटेशन में, जहां वह पेस्ट को खा लेते हैं और कम कर देते हैं और हमारा प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाता है। बैट्स हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं, जो हमारे लिए इतना सब कर रहे हैं। हमारे पॉलिनेटर्स है वो इंसेक्ट्स को खा रहे हैं, जिसके वजह से हमें इतना अनाज मिल रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? हम उन्हें मार रहे हैं, हम उनकी संख्या कम कर रहे हैं, एक कारण और एक गलत अफवाह की वजह से कि बैट्स के वजह से हमें कोरोना वायरस हो रहा है। आगे बढ़ते हुए हमारी सबसे मीडिया से यह गुजारिश है कि आप इतना ओवर सिंप्लीफिकेशन ना करें साइंटिफिक चीज़ों का, जिससे आप यह कहना चाहते हैं और कह रहे हैं कि कोविड-19 का मुख्य कारण बैट्स है, जहां गलती हम सबकी है। हमारा वाइल्ड लाइफ पे जो हमने इतना इंक्रोचमेंट किया है, हम पोचिंग कर रहे हैं, जिसके वजह से यह इतना बढ़ रहा था और बढ़ रहा है, जिस पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारी मीडिया इसके बारे में दिखा नहीं रही, जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। और बड़े लोग जो यह खुलेआम कह रहे हैं कि कोरोना वायरस का कारण बैट्स है, उन्हें भी थोड़ा सर्च करना चाहिए और फिर जाके इस पे निर्णय लेना चाहिए। मीडिया को यह दिखाना चाहिए कि कितने सालों से बैट्स हमारे अर्बन लैंडस्केप में रह रहा है, कितने सालों से वह हमारे साथ रह रहा है। फ्रूट बैट जो हम अपने आजू बाजू के फीक के, पीपल के झाड़ पर पाते हैं, वह उसे पॉलिनेट करता है, वो हम रोज़ देख सकते हैं वह, और कैसे उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। हमें उन्हें मारने के जगह उन्हें बचाना चाहिए। हम भी ऐसे कई जगह में, कई गुफाओं में ऐसे बैट्स पाए जाते हैं और हमें इन्हें बचाना चाहिए। मैं सोचती हूँ इतनी बातें बहुत है आपको यह मानने पर मजबूर करने के लिए कि बैट्स गुनहगार नहीं, बल्कि गुप्त रक्षक है हमारे प्रकृति का। जैसा कि अंजलि ने कहा, मनुष्य ने केवल चमगादड़ों को ही नहीं बल्कि उनके रहने के स्थान और जंगलों को भी नुकसान पहुंचाया है। दुनिया में हरी चादर का आवरण लगातार घटता जा रहा है। भले ही सरकारें पर्यावरण की रक्षा करने के लिए नई नई परियोजनाएं लाती है और करोड़ों पेड़ लगाने के बाद उनका देखभाल करना भूल जाती है। इससे इतर हैरान करने वाली बात यह है कि भारत में अब प्रति व्यक्ति सिर्फ 28 पेड़ बचे हैं और इनकी संख्या साल दर साल कम होती जा रही है। समय रहते अभी भी नहीं चले तो मनुष्यों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। अन्य देशों की तुलना में वैश्विक अनुपात के मुताबिक भारत में सिर्फ 35 अरब पेड़ है, यानी कि प्रति व्यक्ति के लिए सिर्फ 28 पेड़। गौर करने वाली बात यह भी है कि हम दुनिया भर में
हर साल करीब 15 अरब पेड़ खो रहे हैं, यानी कि प्रति व्यक्ति के अनुसार 2 पेड़ से भी ज्यादा का नुकसान हर साल हो रहा है। दूसरी ओर की तस्वीर यह है कि हम बहुत कम संख्या में पौधे लगा रहे हैं। नेचर जर्नल के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 5 अरब पेड़ हर साल लगाए जा रहे हैं, जबकि हम हर साल 10 अरब पेड़ का नुकसान उठा रहे हैं। वन एक सशर्त नवीकरणीय संसाधन है जिसे पुनर्जीवित किया जा सकता है, लेकिन इसके स्थायी कामकाज को बनाए रखने के लिए एक निश्चित समय की आवश्यकता होती है। भारत में वन संसाधनों की गति में कमी पाई गई है, जो बहुत अधिक है। तेजी से औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और अतिशोषण के परिणाम स्वरूप न केवल गिरावट आई है, बल्कि एक घबराहट दर के लिए वन कवर का स्थायी नुकसान भी हुआ है। इन सभी कारकों के पीछे प्रमुख चालक मनुष्यों की अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि है, जो लकड़ी और वन उत्पादों की मांग में नाटकीय वृद्धि की ओर जाता है। जंगलों के बड़े पैमाने पर विनाश और बड़े पैमाने पर प्रजातियों के विलुप्त होने से रोकने के लिए वन संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग और उचित प्रबंधन सबसे व्यवहार्य तरीका है। बढ़ती मांगों के बीच पर्यावरण के साथ संबंधों को खोजना और स्थायी रूप में मांगों का पूरा करना आवश्यक है। पेड़ों को बचाने के लिए हर व्यक्ति को मदद करनी होगी। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जरूरत है कि न सिर्फ पेड़ों को लगाए, बल्कि उसकी देखभाल भी करे। पेड़ पौधे ही जीवन है। किसी की भी याद में लगाई गई मूर्तियां ऑक्सीजन नहीं देती, बल्कि पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। इसीलिए हमें भी पेड़ पौधों के महत्व को समझना चाहिए और हर व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। जैसे मेरे को स्पीकर्स अंजलि और तृप्ति ने कहा, सिर्फ मनुष्य के मारने से नहीं, बल्कि मनुष्य की गतिविधियों से भी अन्य जीवों को परेशानी होती है। पर इस दुनिया में आपके और हमारे जैसे लोग भी तो है जो इन जीवों को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। ऐसे ही कुछ लोग कापाताबंदा गांव में मौजूद है। कापाताबंदा गांव उड़ीसा के जजपुर जिले में है। यह गांव के निवासी कुछ ऐसा काम करते हैं जो बहुत ही कम लोग सोच पाते हैं। इस गांव के निवासी चमगादड़ की संरक्षण और सुरक्षा कर रहे हैं। यह गांव बड़े आकार के चमगादड़ों के लिए आश्रय बन चुका है। यहाँ के लोग इन चमगादड़ों को खाना और पानी भी देते हैं। सैकड़ों चमगादड़ अशोक और बरगद की शाखाओं से लटके हुए रहते हैं और यह दोनों झाड़ गांव के बीचों बीच मौजूद है। इन दोनों झाड़ों पर ही कुल मिलाकर कम से कम 4000 चमगादड़ मौजूद है। उपेंद्र साहू जैसे इस गांव के निवासियों का भी यह विश्वास है कि चमगादड़ समृद्धि और अच्छी खबर की संकेत है। रेंज वन अधिकारी अभिराम जैना, इनके अनुसार यह गांव एक छोटा चमगादड़ पशु विहार यानी कि एक बैट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बन चुका है। गर्मियों के दिनों में गांव के निवासी इनके ऊपर और इनके आसपास पानी का छिड़काव करते हैं। यह गांव आसपास की जगहों में बहुत मशहूर हो चुका है। इस गांव में पर्यटक के साथ साथ कंजर्वेशनिस्ट यानी कि वैज्ञानिक भी इन चमगादड़ों पर रिसर्च करने आते हैं। वन अधिकारी इन चमगादड़ों के संरक्षण के लिए गांव के निवासियों की हर तरह से मदद कर रहे हैं। सच में अगर आप और हमारे जैसे लोग ना होते तो इनका क्या होता। इस महामारी के दौरान डॉक्टर, पुलिस और कई ऐसे नायक हैं यानी कि हीरोज है जिनके बारे में हर कोई बात कर रहा है, लेकिन वन अधिकारी ऐसे नायक है जिनके बारे में शायद ही कोई बात कर रहा हो। ये वे है जो भारत के प्राकृतिक खजाने की रक्षा कर रहे हैं, जबकि हम सभी अपने घरों में बंद हैं। उन्होंने प्रकृति की रक्षा के लिए अपने घर परिवार को भी छोड़ दिया है। यह हमारा कर्तव्य, एक जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें प्रोत्साहित करें, एक्नॉलेज करें और उन्हें अपनी कड़ी मेहनत के लिए पर्याप्त क्रेडिट्स भी दें। अगली बार जब हम और आप उनसे मिले तो प्रकृति के प्रति उनके प्यार के लिए उन्हें धन्यवाद करें। निश्चित रूप से वन अधिकारी ऐसे लोग हैं जो हमारी रक्षा इन महामारियों से करते हैं, पर
ये वे कैसे करते हैं यह मेरी को स्पीकर तृप्ति बताएगी। आज हम में से कई सोशल डिस्टेंसिंग, सेल्फ क्वारंटाइनिंग का पालन कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास कई विषयों पर विचार करने के लिए बहुत समय है। यह कोरोना वायरस 170 से अधिक देशों में फैल चुका है। कई देश वायरस को फैलने से रोकने के लिए शहरों को बंद करने से लेकर स्थानीय कारोबार बंद करने तक का दृढ़ निश्चय लिए है। लेकिन क्या वायरस फैलने से रोकने का यही एकमात्र समाधान है? जवाब है नहीं। फिर मनुष्य भविष्य में होने वाले प्रकोप को कैसे रोकेगा? इसका एकमात्र उपाय है प्रकृति की रक्षा। अब सवाल यह उठता है कि बीमारियों के फैलने से प्रकृति का क्या लेना देना है? मनुष्य ने बीमारियों का कारोबार तभी शुरू कर दिया था जब वन्य जीवों को पालतू बनाकर प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने लगे, जो कि बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। वास्तव में 70% से अधिक संक्रामक रोग वन्य जीवों से उत्पन्न होते हैं। वास्तव में 70% से अधिक संक्रामक रोग वन्य जीवों से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि फ्लू सुअरों और पक्षियों से आता है, ट्यूबरकुलोसिस मवेशियों में उत्पन्न हुआ था, इबोला चिंपांजी और चमगादड़ से आता है। जूनोटिक वायरस जो जानवरों से मनुष्य में ट्रांसफर होता है वह दिन ब दिन लोगों के लिए आम बात बनती जा रही है, जबकि हर साल इसके कारण लाखों मौत दुनिया भर में होती है। संपूर्ण इकोसिस्टम मानवता को विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करता है। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों में 10 लाख से अधिक प्रजातियों पर मानवीय गतिविधियों के कारण विलुप्त होने का खतरा छाया रहता है, जिसके कारण जानवरों को अधिक तनावग्रस्त या बीमार होने की संभावना है। यदि हम चाहते हैं कि एक और घातक महामारी को रोकें, तो यहाँ एक कदम है जिसे आप भविष्य की महामारियों को रोकने में मदद करने के लिए ले सकते हैं। विदेशी जानवरों की त्वचा पहनना बंद करें। कई सांप और छिपकली का शिकार किया जाता है, जबकि दूसरे जानवरों को उनकी त्वचा और मांस के लिए पैदा किया जाता है और उनका व्यापार होता है। अक्सर इन जानवरों की चमड़ी जीवित अवस्था में ही निकाल ली जाती है। पूरे एशिया में रेप्टाइल्स और अन्य जानवरों की जीवित ही बाजारों में मांस और शरीर के अंगों के लिए बेचा जाता है, जिसमें नोवल कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई थी। इन बाजारों की गंदी परिस्थितियों में वायरस, बैक्टीरिया और परजीवी कत्लेआम करने वाले मनुष्यों के अंदर आसानी से फैल जाता है। कभी कभी जानवरों को अपने खाली हाथों से संभालने से जानवरों के काटने और चोट पहुंचने की संभावना होती है। जब तक मनुष्य अपनी स्वार्थ के लिए जानवरों को पकड़कर उनकी त्वचा और मांस का व्यापार करेंगे, तब तक एक और महामारी का फैलने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमें प्रकृति के साथ अपने संबंधों की फिर से कल्पना करने की जरूरत है। प्रकृति हमें समर्थन करने के लिए बहुत कुछ करती है और इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों के बदले में हमें जो चीजें करनी चाहिए, उनमें से एक यह सुनिश्चित करना है कि हम इसके रक्षा करें। अगर बचना है तो बचाना सीखो। खुद का ख्याल रखने के लिए प्रकृति का ख्याल रखना सीखो। तो जैसे कि आप जानते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ने वसंत ऋतु में प्रवेश कर लिया है, उसी के चलते बहुत बड़ी संख्या में हमारे समुद्री कछुए समुद्र तट पर आ रहे हैं और घोंसले बना रहे हैं। विभिन्न देश जैसे कि यूएस, थाईलैंड, ब्राजील और इंडिया में समुद्री कछुए पाए गए हैं। ऐसा लगता है कि समुद्री कछुए ही इस लॉकडाउन का फायदा ले रहे हैं। जो समुद्र जीव मुश्किल समझते हैं भीड़ भाड़ वाली समुद्र पर आना और अपना घोंसला बनाना, वह अब बड़ी संख्या में दिख रहे हैं, वो भी दिन के समय में। हाँ, दिन के समय में। यह बहुत आश्चर्यजनक बात है कि हमें दिन के समय में भी कछुए मिल रहे हैं अंडे देते हुए। यह बात है ओडिशा में स्थित ऋषिकुल्य बीच की, जहाँ 7 साल बाद दिन के समय कछुए पाए गए हैं अंडे देते हुए। हालांकि इस साल कछुओं का आने का समय थोड़ा लेट हो चुका है बारिश की वजह से।
वह फेब के तीसरे हफ्ते से लेकर मार्च के 31 तक उन्होंने अंडे दिए। आश्चर्यजनक और अच्छी बात तो यह है कि पिछले साल एक भी समुद्री कछुए नहीं आए थे साइक्लोन तितली के कारण, और इस साल करीब 3,30,000 कछुए आए हैं। जो हमारे समुद्री कछुए हैं उनका जो ब्रीडिंग सीजन होता है वह नवंबर से लेकर मई तक होता है, जिसमें वह मीटिंग करते हैं, अंडे देते हैं और उनके बच्चे बाहर आ जाते हैं। यह सब कार्यक्रम हो जाता है। एक समुद्री कछुआ करीब 100 से 150 अंडे दे सकता है, वह भी केवल 1 घंटे में। कितनी बड़ी बात है ना ये। जब लॉकडाउन और कछुए के आने का समय सेम हो गया तो फॉरेस्ट कर्मचारियों ने उसका फायदा उठाया, क्योंकि अब उन्हें टूरिस्ट का ध्यान तो नहीं रखना, बस कछुओं को देखना है और उन्हें ऑब्जर्व करना है। तो हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं और एक जगह पे जो टर्टल का मुख्य स्थान है नेस्टिंग के लिए, वो है जाहिर माथा मरीन सेंचुरी। इस जगह करीब 4 लाख ऑलिव रिडली टर्टल ने अंडे दिए। मार्च 14 से 21 तक दोनों जगह का मिला ले तो करीब 8 लाख टर्टल आए थे हमारे उड़ीसा के बीच पर अंडे देने और आराम करने। तो आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे महाराष्ट्र की ओर, जहाँ कोविड-19 के चलते टर्टल फेस्टिवल कैंसिल कर दिया गया। हर साल वेलास और अंजार में जो 2 गांव हैं रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ हम यह फेस्टिवल का आयोजन करते हैं। यह फेस्टिवल हमारे दूसरे राज्य के टूरिस्ट और अब्रॉड के टूरिस्ट दोनों को ही बहुत पसंद है। इस फेस्टिवल में विभिन्न जगह से लोग आते हैं यह नेस्टिंग देखने। करीब 150 से 200 मादा कछुआ आती है 14 साइट पे, जो कि रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस साल हमें यह फेस्टिवल कैंसिल करना पड़ा, और इसका कारण यह है कि अगर हम बाहर से लोगों को आने देंगे तो यह वायरस का बढ़ने की संख्या बढ़ जाएगी और इससे हमें ही नुकसान होगा और वहाँ पे रहने वाले आदिवासी और लोगों को। और अगर यह टर्टल भी उनके संपर्क में आ गए तो क्या उन्हें भी यह नुकसान हो सकता है? क्या उन्हें भी यह वायरस पकड़ सकता है? इसका जवाब अभी तक हमें नहीं मिला है, तो यही बेहतर होगा कि हम इसे कैंसिल कर दें। और कई जगह पे जहाँ कभी भी नेस्टिंग साइट नहीं थी, वहाँ से भी खबरें आ रही हैं कि टर्टल वहाँ पे आके अंडे दे रहे हैं। और हमारे बीच के जो मैनेजर हैं, जो वहाँ के लोकल कम्युनिटी के लोग हैं, वो यह ध्यान रख रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं वह आसानी से समुद्र में जा पहुँचे। हालांकि इस समय उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ना मछुआरे हैं बीच के, ना ही टूरिस्ट, तो वह फटाक से आराम से बीच में जा सकते हैं। तो मेरा आप सबसे भी यही निवेदन है कि आप सब भी घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप सभी को यह पॉडकास्ट पसंद आया होगा। हम हर हफ्ते ऐसे पॉडकास्ट करते रहेंगे। कृपया अपडेटेड रहने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें या फॉलो करें। कृपया हमारी युवा टीम के प्रति प्रशंसा प्रकट करने के लिए हमें पेट्रेन पर समर्थन करें, जो इस तरह की सूचनात्मक प्रकरण का निर्माण और प्रदान करते हैं। लिंक वर्णन में वर्णित है। धन्यवाद और मिलते हैं अगली बार।